व्यूअर्स, मैं हूं कैसर शहजाद और मैं आपको सुना रहा हूं द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इंसान की वसी कहानी। अपनी इस वीडियो सीरीज की पिछली वीडियो में हमने आपको ऑर्डोविशियन पीरियड और सिल्यूरियन पीरियड की कहानी सुनाई। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बताया कि हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर कैसे पहली बार नॉन वेस्कुलर प्लांट्स आए और फिर वही नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कैसे आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशनरी फेजेस से गुजरकर लैंड प्लांट्स और ट्रीज में कन्वर्ट हो गए। और व्यूअर्स, उसी वीडियो में हमने आपको यह भी बताया कि हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर कैसे बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस पहली बार नमूदार हुई। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफरस पीरियड और पर्मियन पीरियड की कहानी सुनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हमारी इस ज़मीन की सतह के ऊपर कैसे पहली बार बड़े बड़े फॉरेस्ट हमारी ज़मीन पर फैल गए। और व्यूअर्स, हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे वो ज़िंदगी जो समंदरों में रहा करती थी आखिरकार ज़मीन की सतह के ऊपर आ गई। और व्यूअर्स, हम आज आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हमारी ज़मीन पर 6 फीट लंबे सेंटीपीड्स और इंसान के बाजू जितने लंबे कॉकरोचेस और स्कॉर्पियंस हमारी इस ज़मीन पर दंदनाते फिर रहे थे। इन पीरियड्स में हम सबसे पहले चलते हैं डिवोनियन पीरियड की जानिब। डिवोनियन पीरियड 41 करोड़ साल से लेकर 35 करोड़ साल तक जारी रहा। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में यह बताया कि सिल्यूरियन पीरियड के दौरान ज़मीन की सतह के ऊपर आने वाले नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और ट्रीज अभी मुकम्मल तौर पर फॉरेस्ट की शक्ल में मौजूद न थे। तो व्यूअर्स, अब इस डिवोनियन पीरियड के दौरान हमारी ज़मीन का क्लाइमेट वेट और वार्म रहने लगा। और व्यूअर्स, ये क्लाइमेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की फॉर्मेशन के लिए बहुत ही अहम था। तो व्यूअर्स, अब इस डिवोनियन फॉरेस्ट के दौरान ही हमारी इस ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े फॉरेस्ट का एक जाल बिछ गया। इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिवोनियन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और व्यूअर्स, इन डिवोनियन फॉरेस्ट के दरख्तों की लंबाई अब 30 मीटर तक जा पहुंची थी। और व्यूअर्स, ये हमारी ज़मीन के पहले फॉरेस्ट थे। डिवोनियन फॉरेस्ट में एक दरख्त का नाम था आर्कियोप्टेरिस। व्यूअर्स, डिवोनियन फॉरेस्ट ने ज़मीन पर एक ऐसे एनवायरनमेंट को जन्म दिया जिसमें आने वाले दिनों में ज़िंदगी के फलने फूलने के लिए न्यू इकोसिस्टम्स जन्म लेंगे। और व्यूअर्स, इन्हीं इकोसिस्टम्स में आने वाले दिनों में ज़िंदगी की इकसाम हमारी इस ज़मीन पर फैल जाएंगी। और व्यूअर्स, डिवोनियन पीरियड के दौरान ही समंदरों में ज़मीन की तारीख के सबसे बड़े रीफ इकोसिस्टम्स ने जन्म लिया। इन्हीं रीफ इकोसिस्टम्स में मुख्तलिफ किस्म की मछलियां इवॉल्व कर जाएंगी। व्यूअर्स, इसी पीरियड में टेट्रापॉड्स यानी कि 4 लिम्स वाले स्पीशीज भी हमारे समंदरों में देखे गए। और व्यूअर्स, हमारे इन समंदरों में टेट्रापॉड्स की एवोल्यूशन हमारी इस तारीख का सबसे अहम मोड़ था। वो इसलिए क्योंकि यही टेट्रापॉड्स अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर आने लगेंगे। व्यूअर्स, डिवोनियन पीरियड के सबसे खतरनाक प्रेडेटर का नाम था डंक्लियोस्टियस, जो कि 33 फुट की एक मछली थी और ये अपने जबड़े की ताकत की वजह से मशहूर हुई। लेकिन व्यूअर्स, ये याद रहे कि नेचर स्पेयर्स नो वन, यानी कि नेचर किसी भी स्पीशी को इंसान समेत नहीं बख्शती। नेचर अपने ही तरीके से अपने रास्ते पर जारी रहती है। तो चाहे अब इस नेचर के रास्ते में कोई स्पीशी ख़त्म हो जाए या फिर इवॉल्व हो जाए, नेचर पर इस चीज़ का ज़रा भी असर नहीं पड़ता। अब जब डिवोनियन फॉरेस्ट की शक्ल में हमारी ज़मीन पर बड़े बड़े दरख्त जन्म ले रहे थे, तो नेचर ने मैरीन स्पीशीज़ के ऊपर एक क़यामत ढाई। अब जब ये दरख्त
हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर जन्म ले रहे थे तो उनकी रूट्स यानी जड़ें ज़ेरे ज़मीन दूर दूर तक फैलने लगी। तो व्यूअर्स, इन जड़ों के हमारी ज़ेरे ज़मीन फैलने की वजह से हमारे रॉकी ग्राउंड्स टूटने लगे और इनके टूटने से ज़मीन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स आहिस्ता आहिस्ता हमारे समंदरों में शामिल होने लगे। और व्यूअर्स, जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे समंदरों में शामिल हुए तो ये न्यूट्रिएंट्स खुराक बने एल्गी की, वही ग्रीन एल्गी जिसका जिक्र हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो व्यूअर्स, अब इन न्यूट्रिएंट्स के मिलने पर ये एल्गी हमारे समंदरों में हर तरफ फैलने लगी, जिसकी वजह से हमारी इस एल्गी के इन न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल करने के बाद एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया ने जन्म लिया। और व्यूअर्स, इस बैक्टीरिया की खुराक थी ऑक्सीजन। तो व्यूअर्स, आप ये जान सकते हैं कि जब ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे समंदरों में फैल गया तो हमारे समंदरों से ऑक्सीजन की मिकदार कम होने लगी। हमारे समंदरों के बहुत से रीजन्स एनॉक्सिक जोन्स बनने लगे। तो व्यूअर्स, अब हमारे इन समंदरों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे समंदरों में 79 to 87% मेरीन स्पीशीज खत्म होकर रह गई। इस एक्सटिंक्शन को साइंसदान लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन कहते हैं। डिवोनियन पीरियड के टेट्रापॉड्स में सबसे ज्यादा अहम थी एक मछली जिसका नाम था टिक्टालिक। और व्यूअर्स, टिक्टालिक इसलिए अहम थी क्योंकि ये डिवोनियन पीरियड में फिश और टेट्रापॉड्स दोनों की खसूसियात रखती थी। ये टिक्टालिक हमारी ज़मीन पे फिश और टेट्रापॉड्स की दरमियानी स्पीशी यानी ट्रांजिशनल फॉसिल था। डिवोनियन पीरियड में ही वो तारीख रकम हुई जब ये टिक्टालिक, जो कि समंदरों में रहा करती थी, आखिरकार पहली बार इन डिवोनियन फॉरेस्ट की तैयार शुदा इकोसिस्टम में पहला कदम जमाती है। और व्यूअर्स, इन डिवोनियन फॉरेस्ट की फ्रेश ऑक्सीजन में पहला सांस लेती है। व्यूअर्स, इस मछली के हमारे ज़मीन की सतह के ऊपर आने से हमारी ज़मीन की तारीख बदलने लगी। ये टिक्टालिक चूंकि शैलो वाटर्स में रहा करती थी तो इसलिए इसका ज़मीन की सतह के ऊपर आना एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी थी, जबकि हमारे इन समंदरों की डीप गहराइयों में मौजूद स्पीशीज़ का ज़मीन की सतह के ऊपर आना पॉसिबल नहीं था। तो व्यूअर्स, अब ये टिक्टालिक ज़मीन की सतह के ऊपर मुकम्मल तौर पर आने से पहले हज़ारों सालों तक ज़मीन की सतह के ऊपर बार बार आती, क्योंकि हमारे समंदरों में एनॉक्सिक जोन्स बनने की वजह से ऑक्सीजन कम हो रही थी, जबकि ज़मीन की सतह के ऊपर डिवोनियन फॉरेस्ट के डेवलप होने की वजह से ऑक्सीजन की मिकदार में इजाफा हो रहा था। तो व्यूअर्स, अब ये टिक्टालिक समंदरों में उस ऑक्सीजन की कमी से बचने की वजह से बार बार ज़मीन की सतह के ऊपर आती। और व्यूअर्स, आखिरकार एवोल्यूशनरी साइंस की वजह से हमारी नेचर ने इस टिक्टालिक को लंग लाइक स्ट्रक्चर्स इवॉल्व करने पर मजबूर कर दिया। लंग लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करने का ये मकसद था कि अब ये मछली ना सिर्फ पानी बल्कि ज़मीन पे भी सरवाइव कर सकेगी। टिक्टालिक ने ज़मीन की सतह के ऊपर आकर हमारी तारीख को बदल कर रख दिया। और व्यूअर्स, अब कुछ और मैरीन स्पीशीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के नतीजे में हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर आकर ज़मीन के कोने कोने में फैल जाएंगे। डिवोनियन पीरियड के दिलचस्प वाक़यात के बाद अब हम चलते हैं कार्बोनिफरस पीरियड की जानिब। कार्बोनिफरस पीरियड 35 करोड़ साल से लेकर 29 करोड़ साल तक जारी रहा। कार्बोनिफरस पीरियड में हमारी ज़मीन का क्लाइमेट मुतवातिर वार्म और ह्यूमिड रहने लगा था, और इस क्लाइमेट ने डिवोनियन पीरियड में बनने वाले फॉरेस्ट को मज़ीद सूटेबल कंडीशंस फराहम की, जिसकी वजह से कार्बोनिफरस पीरियड में बनने वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ने ज़मीन के बचे खुचे रकबे पर भी मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। और व्यूअर्स, कार्बोनिफरस फॉरेस्ट के दरख्तों में शामिल थे फर्न्स और हॉर्सटेल्स। इन फॉरेस्ट की हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर बड़े पैमाने पर ग्रोथ की वजह से हमारी तारीख में एक और टर्निंग पॉइंट आया। वो ये कि इन दरख्तों की भरमार की वजह से हमारी ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स कम होने लगे, जबकि ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ने लगी। उस वक्त हमारी ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिकदार 35% थी,
جبکہ آج کے ہمارے ماحول میں آکسیجن کی مقدار صرف 21% ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ زمین پر آکسیجن کے لیولز بڑھنے کا یہ مطلب تھا کہ اب اسپیشیز کو ایوولوشن کا موقع ملے گا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے اس ڈیوونین پیریڈ کے بعد اسپیشیز کو ایوالو کرنے کے لیے سوٹیبل کنڈیشنز مل گئی۔ اب ان آکسیجن رچ ہرے بھرے کاربونیفرس فارسٹ میں 6 فٹ لمبے ڈیڈلی پوائزنس سینٹیپیڈز درختوں پر رینگنے لگے۔ ان سینٹیپیڈز کے ساتھ شامل تھے 1 میٹر لمبے کاکروچز اور اسکارپینز۔ کاربونیفرس پیریڈ میں ان اسپیشیز کے ساتھ سب سے حیران کر دینے والے اسپیشیز تھے ڈریگن فلائز۔ اس پیریڈ کے ڈریگن فلائی کے ایک ونگ کی لمبائی 2.5 فیٹ تک ہوا کرتی تھی۔ کاربونیفرس پیریڈ میں موجود اسکارپینز آج کے انسان کی بازو کے سائز جتنے ہوا کرتے تھے، جن کو آج کے سائنسدان پلمونوسکارپیس کے نام سے جانتے ہیں۔ ان تمام اسپیشیز کے فاسلز کی تاریخ کاربونیفرس پیریڈ سے جا ملتی ہے۔ تو ویورز، اگر انسان اب کاربونیفرس پیریڈ میں زندہ ہوتا تو یہ زمین انسان کے لیے بہت ہی بھیانک ہوتی۔ کاربونیفرس پیریڈ کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس کو ایج آف ایمفیبینز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ویورز اس پیریڈ میں ایمفیبینز ہماری زمین پر سائز اور تعداد دونوں میں بڑھ گئے تھے۔ اس وقت کے ایک ایوریج ایمفیبین کی لمبائی 20 فیٹ تک ہوا کرتی تھی۔ ویورز، جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن، ایمفیبینز ایسے اسپیشیز کو کہتے ہیں جو لینڈ اور واٹر دونوں میں سروائیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب اسپیشیز اپنی ڈیپینڈنس پانی پر آہستہ آہستہ ختم کر رہے تھے، اور اسی اثناء میں نیچر میں ہماری تاریخ میں ایک اور تاریخ رقم ہوئی۔ وہ یہ کہ ان ایمفیبینز میں آخر کار نیچر نے ایک ایسی صلاحیت کو پیدا کیا جس نے ان کا رشتہ پانی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور ویورز، ان ایمفیبینز میں ایوالو ہوئے ایگز، یعنی انڈے۔ ان ایگز کو سائنس میں ایمنیوٹ ایگز کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ اسپیشیز ریپروڈیوس اور فرٹیلائز کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے تھے، لیکن ویورز، اب اس ایگ کی ایوولوشن کی وجہ سے اس ایگ کے اندر ہی اپنا ایک سمندر موجود تھا، جس میں بالکل سمندر کی طرح نیوٹرینٹس بھی موجود تھے اور لیکوڈ بھی موجود تھا۔ یہ اس بات کا سگنل تھا کہ یہ ایمفیبینز آہستہ آہستہ ریپٹائلز میں ایوالو ہو رہے تھے، کیونکہ ویورز، ریپٹائلز ایگز کے ساتھ ریپروڈیوس کرتے ہیں، یعنی یہ ریپٹائلز انہی ایمفیبینز کی ایوالوڈ شکل کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایوولوشنری ہسٹری کی وجہ سے آج بھی کچھ ریپٹائلز پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ پانی میں زندہ رہنے والے ریپٹائلز میں شامل ہیں ایلیگیٹرز، کروکوڈائلز اور ٹرٹلز۔ تو ویورز، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاربونیفرس پیریڈ میں ریپٹائلز بھی پہلی دفعہ زمین کی سطح کے اوپر آئے۔ کاربونیفرس پیریڈ کے سر ایک اور تاج بھی جاتا ہے، وہ یہ کہ اسی پیریڈ کے دوران انسیکٹس دیکھے گئے۔ اس پیریڈ میں انسیکٹس ہی وہ پہلے اسپیشیز تھے جن میں سب سے پہلے فلائنگ یعنی اڑنے کی صلاحیت ایوالو ہوئی۔ اور ویورز، اس اڑنے کی صلاحیت کی وجہ سے اب یہ انسیکٹس زمین کے ڈیفرنٹ قسم کے ایکو سسٹمز اور ہیبیٹیٹس کو ایکسپلور کرنے لگے، اور اسی اڑنے کی وجہ سے اکثر وہ شکار ہونے سے بھی بچ جاتے تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاربونیفرس پیریڈ بہت سے فرسٹس یعنی زمین پر پہلی آنے والی چیزوں کے لیے مشہور تھا، جیسا کہ فرسٹ ریپٹائلز، فرسٹ ٹیٹراپوڈز، فرسٹ ایگز اور فرسٹ انسیکٹس۔ ویورز، آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ جب کاربونیفرس پیریڈ میں تقریباً تمام عام قسم کی اسپیشیز آ گئیں تو پھر برڈز کہاں گئے؟ تو ویورز، شاید یہ آپ جان کر حیران ہوں کہ کاربونیفرس پیریڈ میں برڈز یعنی پرندوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ برڈز کاربونیفرس پیریڈ کے بھی 15 کروڑ سال کے بعد آئے۔ اور ویورز، آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ برڈز دراصل ڈائناسور سے ایوالو ہوئے، وہی ڈائناسورز جن کا ذکر ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں مکمل طور پر کرنے والے ہیں۔ کاربونیفرس پیریڈ میں
नेचर ने फॉरेस्ट की मदद से इंसान के लिए एक ऐसे सरप्राइज को तैयार किया जिस पर आने वाले दिनों में मॉडर्न एरा में भी पूरी इंसानियत इतराएगी और उससे भरपूर फायदा उठाएगी। और व्यूअर्स, ये सरप्राइज था कोल यानी कोयला। कार्बोनिफरस पीरियड का नाम ही दरअसल कार्बन से निकला है और कार्बन का डायरेक्ट ताल्लुक कोल के साथ है। व्यूअर्स, ये वही कोल था जिसको आने वाले दिनों में पूरी इंसानियत फॉसिल फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करेगी और ये एनर्जी सोर्सेज में एक सोर्स समझा जाएगा। अब सवाल ये है कि ये कार्बोनिफरस फॉरेस्ट कोल में कन्वर्ट कैसे हुए। तो व्यूअर्स, बहुत सी जियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हमारी ज़मीन पे मौजूद ये कार्बोनिफरस फॉरेस्ट कोलैप्स हो गए। इन बहुत सी वजूहात में से एक वजह आग यानी फायर थी। आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर ऑक्सीजन के लेवल बहुत ज़्यादा हाई थे और ये ऑक्सीजन के हाई लेवल्स कंबस्शन यानी आग के जलने के अमल के लिए सूटेबल थे। तो व्यूअर्स, इसी असना में हमारे इन जंगलों में एक ऐसी आग भड़की जिसने कार्बोनिफरस फॉरेस्ट के तमाम दरख्तों को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन व्यूअर्स, ये याद रहे कि कार्बोनिफरस फॉरेस्ट कोलैप्स की रीजन महज ये आग नहीं थी, बल्कि इसके अलावा भी और बहुत से जियोलॉजिकल फैक्टर्स थे जिन्होंने कार्बोनिफरस फॉरेस्ट के दरख्तों को बहुत बड़े पैमाने पर ख़त्म करके रख दिया। अब इन दरख्तों के रिमेन्स, जिनमें स्टेम्स, लीव्स और ब्रांचेस शुमार थीं, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तह के ऊपर बैठने लगे। और व्यूअर्स, इन रिमेन्स ने आखिरकार एक ऑर्गेनिक लेयर को जन्म दिया। और व्यूअर्स, ये ऑर्गेनिक लेयर आहिस्ता आहिस्ता हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में दफन होना शुरू हो गई। और एक ऐसा वक्त आया कि जब इस ऑर्गेनिक लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर एक्सर्ट होने लगा। साइंसदान इस प्रोसेस को डायाजेनेसिस कहते हैं। और व्यूअर्स, इसी डायाजेनेसिस के नतीजे में ये ऑर्गेनिक मैटर आखिरकार कोल यानी कोयले में तब्दील हो गया। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हम कार्बोनिफरस पीरियड के इख्तिताम पर चलते हैं और अब हम चलते हैं बहुत ही दिलचस्प पर्मियन पीरियड की कहानी की तरफ। पर्मियन पीरियड डायनासोर्स की आमद से बिल्कुल पहले का पीरियड था। और व्यूअर्स, पर्मियन पीरियड 29 करोड़ साल से लेकर 25 करोड़ साल तक जारी रहा। पर्मियन पीरियड में प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से एक और नया सुपर कॉन्टिनेंट बना और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। और व्यूअर्स, ये पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट हमारी ज़मीन की तारीख का आखिरी सुपर कॉन्टिनेंट था, क्योंकि व्यूअर्स, पेंजिया के बाद कॉन्टिनेंट्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली हालत यानी आज की हालत में आ जाएंगे। और व्यूअर्स, पेंजिया की फॉर्मेशन की वजह से अब ज़मीन पे मौजूद स्पीशीज़ मुख्तलिफ हैबिटेट्स को एक्सप्लोर करने लगे थे। चूँकि पर्मियन पीरियड में हमारी ज़मीन का क्लाइमेट ड्राई और एरिड रहने लगा था, तो इस वजह से हमारी ज़मीन पर एक अनोखा इकोसिस्टम पहली बार पैदा हुआ और ये इकोसिस्टम था डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान। व्यूअर्स, हमारे इस पर्मियन पीरियड में ज़मीन पर बहुत बड़ी तादाद में रेगिस्तान फैल गए। इन रेगिस्तानों में बहुत ही मशहूर सहारा डेजर्ट और एशिया में मौजूद गोबी डेजर्ट शामिल है। अब इस नए इकोसिस्टम यानी रेगिस्तान में कुछ स्पीशीज जैसा कि रेप्टाइल्स एवोल्यूशनरी साइंस के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, अब इन डेजर्ट्स में कुछ ऐसे स्पीशीज जैसा कि फेनेक फॉक्स, कैमल्स और बहुत से और स्पीशीज अपने आप को रेगिस्तान में ड्वेल करेंगे। कैमल इस रेगिस्तान का एक ऐसा स्पीशी है जो आने वाले दिनों में इंसान के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स समझा जाएगा।
इसी पीरियड के दौरान रेप्टाइल्स की एक पूरी एम्पायर देखने में मिली और इन रेप्टाइल्स में एवोल्यूशन भी नजर आई। इसी पीरियड में मैमल्स जैसे दिखने वाले रेप्टाइल्स का जन्म हुआ जिन्हें साइनेप्सिड्स कहा जाता है। इसी पीरियड के दौरान रेप्टाइल्स का एक खास ग्रुप नजर आया। इस खास ग्रुप को आर्कोसॉरिफॉर्म्स कहा जाता है। और व्यूअर्स, आर्कोसॉरिफॉर्म्स में ही एक और सब ग्रुप था आर्कोसॉरिया। और व्यूअर्स, आर्कोसॉरिया इसलिए मशहूर था क्योंकि यही ग्रुप यानी आर्कोसॉरिया ट्रायसिक पीरियड में आखिरकार डायनासोर्स में इवॉल्व हो जाएगा। अब इस पर्मियन पीरियड में हमारे फॉरेस्ट भी मजीद इवॉल्व होने लगे, जो कि अब इस पीरियड में मौजूद एनिमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स को ना सिर्फ शेल्टर मुहैया करेंगे बल्कि उनकी खुराक यानी फूड का भी जरिया बनेंगे, जिसकी वजह से यही एनिमल्स आखिरकार मुख्तलिफ शक्लों में इवॉल्व हो जाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बताया कि हमारी इस ज़मीन पर स्पीशीज़ का एक बड़े पैमाने पर ख़त्म हो जाना यानी उनकी मैस एक्सटिंक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है। तो व्यूअर्स, ये पर्मियन पीरियड भी एक मैस एक्सटिंक्शन के साथ ख़त्म हो गया। बहुत से जियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसा कि वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हमारी ज़मीन पे मौजूद 96% मैरीन स्पीशीज़ और 70% टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ यानी ज़मीनी ज़िंदगी इस सफ़ाए हस्ती से मिट गई। साइंसदान इस मैस एक्सटिंक्शन को ग्रेट डाइंग के नाम से याद करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, हमने जैसे आपको पिछली वीडियो में ये बताया कि इन एवरी मैस एक्सटिंक्शन देयर आर विनर्स। तो व्यूअर्स, अब इस मैस एक्सटिंक्शन ने एक और स्पीशीज के लिए दरवाजे खोल दिए और वो स्पीशीज थी बहुत ही इंटरेस्टिंग, डायनासोर्स। तो व्यूअर्स, अब आने वाले दिनों में हमारी इस जमीन पर डायनासोर्स राज करेंगे, जिसकी कहानी हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। अब हम अपनी ज़मीन की निहायत ही दिलचस्प तारीख में दाखिल होने वाले हैं। हमारी इस ज़मीन पर बड़े बड़े डायनासोर्स कैसे आए और कैसे इन डायनासोर्स ने 18 करोड़ साल तक इस ज़मीन पर राज किया और आखिरकार वही बड़े बड़े डायनासोर्स कैसे ख़त्म हुए कि आज उनके सिर्फ फॉसिल्स बाकी हैं। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अपनी अगली वीडियो में। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा।